जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच सहायक आचार्य से संबंधित क्लास लेकर के उपस्थित हूं दोस्तों, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर सहायक आचार्य से संबंधित भी वीडियो अपलोड किया जाए। इसी को देखते हुए आज आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि सहायक आचार्य की बहाली जो है वो 1 to 5 एंड 6 to 8 क्लास के लिए हो रही है और इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है। इसी को देखते हुए आज मैं आप सबों के बीच 6 to 8 क्लास की अगर हम बात करें तो 6 to 8 क्लास में 3 तरह के टीचर की बात की गई है। कौन कौन से टीचर की बात की गई है, चलो हम लोग समझते हैं। अगर 6 to 8 क्लास की बात करें दोस्तों तो ये आपका 3 तरह के टीचर हैं। एक आपका जो है वह सोशल साइंस टीचर की बात की गई है, सोशल साइंस टीचर। एक जो बात किया गया है वह आपका लैंग्वेज टीचर के बारे में बात किया गया है, और एक जो बात किया गया है वह आपका साइंस टीचर के बारे में बात किया गया है दोस्तों। तो एक आपका सोशल साइंस टीचर, एक लैंग्वेज टीचर और एक आपका साइंस टीचर की बात किया गया है 6 to 8 क्लास में। अगर हम लोग सोशल साइंस टीचर की बात करेंगे तो ये सोशल साइंस टीचर जो है इन लोग के लिए जो 4th पेपर पढ़नी है ना, कौन सी पेपर, चूंकि आपको पता है कि 6 to 8 में जो है वह टोटल कितने पेपर हैं, तो कुल आपके 4 पेपर हैं। अगर ये एसएसटी टीचर के बारे में अगर हम लोग 4th पेपर के अगर बारे में बात करें तो इसमें क्या पढ़नी है थोड़ा सा आप समझ लें, फिर तुरंत हम लोग क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 4th पेपर में सोशल साइंस टीचर के लिए कुल 7 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? कुल 7 पेपर हैं। और ये 7 पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो एक आपका यहाँ पे हिस्ट्री है, सेकेंड की बात करेंगे तो आपका ज्योग्राफी है, थर्ड की बात करेंगे तो आपका पॉलिटी है, और अगर यहाँ पे 4th की बात करेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स है, 5th की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक आपका सोशियोलॉजी है, और अगर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटेंसी है, और एक आपका पेपर वो आपका बिजनेस स्टडी है। यानी ये आपका दोनों पेपर है ये आपका कॉमर्स से संबंधित है, बाकी सारा आपका जो है वह आर्ट्स सब्जेक्ट है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे सोशल साइंस टीचर में आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों को शामिल किया गया है, ये आप सबों को पता होगा। अब अगर बात करें कि ये जो 7 पेपर आपका दिया है तो आप सबों को पता तो होगा कि ये 7 पेपर में कोई भी आपको 3 पेपर चुनने हैं, है ना, कोई भी आपको 3 पेपर चुनने हैं। आप चाहे आपका ऑनर्स जो भी हो, लेकिन जो भी आप 3 पेपर चुनेंगे वहीं से आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सपोज किसी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इन 3 सब्जेक्ट को चुना है तो इन सभी से उसके एग्जामिनेशन में आपके 60 प्रश्न रहेंगे। तो आज मैं आप सबों के बीच जो है वह सोशल साइंस टीचर में जो पढ़ने हैं उसमें से एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं उपस्थित हूँ दोस्तों, और वह सब्जेक्ट है वह है आपका हिस्ट्री। और आप सबों को पता है कि जो भी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, इसलिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आप सबों के बीच मैं उपस्थित हूँ। अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों, अगर यदि आपका हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री आपका जो है वह हिस्ट्री में क्या पढ़नी है, तो हिस्ट्री में ये आपका 2 पार्ट है। एक आपका जो है वह आपका पार्ट 1 है, और एक आप बोलेंगे तो एक आपका पार्ट 2 है। और इन पार्ट 1 में जो है टोटल 12 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। कितना है? 12 टॉपिक है। पार्ट 2 में भी आपका 12 टॉपिक पढ़नी है। और ये ध्यान रखेंगे ये जो हिस्ट्री आपका जो दिया है ये आपका जेटेट आपका मेंस का तो है ही आपका सिलेबस, लेकिन ये जेटेट मेंस के साथ साथ ये और आपका किसका सिलेबस ये शामिल किया गया है, तो ये जेटेट मेंस में जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस है वो सेम आपका हाई स्कूल टीचर का जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो हाई स्कूल टीचर में आपका 2 पार्ट में पढ़ना था हिस्ट्री को, सेम 6 to 8 मेंस क्लास में भी 2 पार्ट में पढ़नी है। तो एक पार्ट में 12 टॉपिक हैं, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 टॉपिक हैं। अब क्या है कि अगर यहाँ से दोनों टॉपिक से मिला, दोनों पार्ट से मिला करके कुल आपका हिस्ट्री से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे।
किनको जो आप हिस्ट्री रखे होंगे 6 to 8 क्लास में सोशल साइंस टीचर की तैयारी जो कर रहे हैं, और अगर वो हिस्ट्री पेपर रखे होंगे तो हिस्ट्री से आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा। अब वो 60 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो वह 60 प्रश्न आपका जो है वह आपका फर्स्ट पार्ट से जो है और सेकेंड पार्ट दोनों से मिला करके, और अगर दोनों पार्ट को हम अलग कर देते हैं तो आपका अप्रॉक्स आपका 30 प्रश्न पार्ट 1 से रहेंगे और 30 प्रश्न संभवतः आपका सेकेंड से रहेंगे। तब आपका 30-30 जा करके टोटल 60 प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। तो जो मैं आप सबों के बीच लेकर के आया हूं वह आज मैं जो लेकर के आया हूं, मैं बता दूं आपको कि पार्ट 1 में जितने भी 12 टॉपिक हैं उन सारे 12 टॉपिक से सिलेबस पर आधारित जो भी आपका टॉपिक दिया है उन सारे सिलेबस में, सारे सिलेबस के टॉपिक से मैंने 30 प्रश्नों का एक सेट बनाया है कि क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके 30 ही प्रश्न रहेंगे, तो मैं अभी पार्ट 1 से 30 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये 30 प्रश्न सभी 12 टॉपिक से हैं। कुछ वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा, अभी 2-3 वीडियो, उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 में जाऊंगा और यहाँ पर फिर 30 प्रश्न सारे 12 टॉपिक से लेकर के मैं आपके बीच आऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री का पार्ट 1 टॉपिक से आपके सारे प्रश्न रहेंगे। आप अगर यदि मेरे साथ आप बने रहेंगे तो जितना सेट मैं आपको लेकर के आपके बीच लेकर के आऊँगा दोस्तों, ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि अगर आप जब देखेंगे तो कहने का ये आपका 30 प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ कम से कम 100 प्रश्नों के बारे में जानने को मौका तो जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे, है ना। चलिए अब यहाँ समझ गए होंगे आज का जो है आपका है फर्स्ट प्रश्न आप सबों के बीच ये रहा। फर्स्ट प्रश्न है, देखिए कहता है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, है ना, किस शासक के द्वारा की गई थी, है ना। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जामिनेशन हुआ उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि पहला साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वही है दोस्तों कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पहले साम्राज्य की बात किया गया है और पहला जो साम्राज्य है वह आपका कौन सा साम्राज्य है, तो बोलेंगे नहीं मौर्य साम्राज्य है। तो पहला साम्राज्य आपका मौर्य साम्राज्य है और मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वह आपका कौन है, तो आप सबों को पता होगा कि वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है आपके, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर जो यहाँ पे पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, आखिर किसे हरा करके किया था। अगर ये बात किया जाए तो वह व्यक्ति था आपका नंद वंश का अंतिम शासक, है ना। नंद वंश का अंतिम शासक को हरा करके, और वह अंतिम शासक का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था धनानंद। क्या था, धनानंद। तो यही नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका 322 ईसा पूर्व में यानी आपका बीसी में किया था दोस्तों। तो ध्यान देंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, कि आपका किसे हरा करके, तो धनानंद किस वंश का शासक था, तो आप बोलेंगे नहीं नंद वंश का शासक था। नंद वंश का कौन शासक था, तो अंतिम शासक था, है ना। और कब आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र है क्या है, एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध नाटक है, क्या ये आत्मकथा है अर्थशास्त्र, क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, कि ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ना। VVI है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि जो ये आपका अर्थशास्त्र, सबसे पहले तो एक प्रश्न आपका यही बन जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। आप बताइए क्या इस पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है, विषय क्या है, क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध नाटक से संबंधित, आत्मकथा से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास से संबंधित, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में आता ही आता है। अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक जो है वह आपका अर्थशास्त्र है। ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगर अर्थशास्त्र में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में, है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी अगर पाटलिपुत्र थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बोलेंगे नहीं, आपका पाटलिपुत्र थी, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, इसके बारे में भी इस पुस्तक में कोई जानकारी नहीं मिलता है। ना तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, ना तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलता है। जनरली लगता है कि आपका जो अर्थशास्त्र के लेखक जो मेरा कौटिल्य है ना, ये कौटिल्य आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, तो इसके बारे में आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलता होगा। चाहे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलता होगा, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों में से किसी की जानकारी नहीं मिलती है। और अगर बोला जाए क्या आपका मौर्य का अगर सैन्य प्रशासन बोला जाए, है ना, सैन्य प्रशासन आपका राजस्व प्रशासन, क्या इसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सैन्य प्रशासन वगैरह इसकी भी मौर्य का सैन्य प्रशासन के बारे में इस पुस्तक में जानकारी नहीं मिलती है। ये जो पुस्तक है आपका अर्थशास्त्र, जो आपका पुस्तक है, ये बिल्कुल राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है दोस्तों, है ना। ध्यान रखेंगे, ये जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है? तो ये राजनीतिक पर आधारित पुस्तक है आपका। और एक आपका इसमें मिलेगा वो लोक प्रशासन से संबंधित है। अगर यहाँ शासन प्रशासन की बात आएगा तो वह आपका लोक प्रशासन की बात है दोस्तों। ये आप दो चीज ध्यान रखेंगे, राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित पुस्तक आपका अर्थशास्त्र है, ना कि आपका पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन की चर्चा है। बिल्कुल यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज करते हैं, एकदम क्लियर रखेंगे तो ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया था कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक बिल्कुल है, शासन यानी यहाँ पे लोक प्रशासन और राजनीति से संबंधित, एकदम इस चीज को आप याद रखेंगे कि किससे आधारित है अर्थशास्त्र? तो राजनीतिक से आधारित है, लोक प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? ये आपकी कौटिल्य की पुस्तक है। अगर कौटिल्य का अन्य नाम की बात करेंगे तो कौटिल्य का दोस्तों अन्य नाम क्या था? तो बोलेंगे नहीं, विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त अन्य नाम में। और अगर सेकेंड बोलेंगे तो ये आपका चाणक्य भी था, है ना, तो ये आपका चाणक्य भी था। तो ध्यान रखेंगे कौटिल्य का जो है अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों आप रखेंगे आद, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अभिलेख, है ना, यहाँ अभिलेख से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्रोत पढ़नी है। आपको आप ध्यान देंगे, जितने भी मैं प्रश्न लिया हूँ आप देखेंगे सारा सिलेबस आधारित है, एक भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर नहीं होगा और सारे मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है ना। और जो भी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताते चलूँगा उसे भी आप जरूर ध्यान देंगे। सिर्फ आप 30 प्रश्नों को ना देखें, बाकी जो मैं डिस्क्राइब करूँगा आप उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे और अगर नहीं जानते हैं तो उसे आप नोट करते चलेंगे, है ना। चलिए कहता है अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, है ना। कहता है दोस्तों कि आखिर कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है वह पश्चिम भारत पर था। क्वेश्चन समझ गए सभी? क्या वो आपका कलिंग शिलालेख था? क्या वो अशोक का गिरनार शिलालेख था? क्या वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था? क्या आपका अशोक का सोपारा शिलालेख था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन होगा? सी होगा। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में ही चंद्रगुप्त का मौर्य जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत पर था। क्योंकि जब आप इंडिया का मैप बनाते हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो है वह ये यहाँ पर अगर जब आप इंडिया की मैप को आप बनाते हैं तो ये बात कर रहा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और कहाँ पर? पश्चिम भारत की बात कर रहा है। तो ये आपका ध्यान देंगे, यहाँ से और कई चीज जानकारी मिलती है, पहले ध्यान से समझिएगा। एक कहा कि रुद्रदामन का, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एक प्रश्न ये हुआ। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से और कई चीज जानकारी मिलती हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, किसने? तो एक ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में, है ना, सौराष्ट्र प्रांत में, और ये सौराष्ट्र प्रांत जो है वह आपका किधर है, तो ये सौराष्ट्र प्रांत है दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम भारत में है, इसीलिए यहाँ पे पश्चिम भारत का प्रयोग किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में आपका एक झील का निर्माण किया था, उस झील का नाम था आपका सुदर्शन झील। कौन सा झील था, तो वह आपका दोस्तों सुदर्शन झील था। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था ये पूछता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में और कई शासकों का योगदान था, लेकिन अगर निर्माण की बात किया जाए, पुनर्निर्माण नहीं तो निर्माण की बात किया जाए, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कहां पर किया, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम भारत में किया, और पश्चिम भारत में बोलेंगे तो कह सकते हैं कि सौराष्ट्र प्रांत में किया, है ना, सौराष्ट्र प्रांत में किया। तो जब आपका सौराष्ट्र प्रांत में इस एरिया में इन्होंने झील बनाया, तो इसका तो प्रभाव पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था सौराष्ट्र प्रांत में, है ना, उस समय आप कमेंट करके बताइए कि प्रशासक जो था उसका नाम क्या था, प्रशासक का नाम क्या था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, ये कब कौन सा ईस्वी में था आप तो बताएंगे, तो 150 है ना, 150 है ना, ध्यान रखिएगा 150, चलिए 150 ईस्वी में, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। कहता है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। क्या वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकेंड है अकबर, नेक्स्ट है आपका रंजीत सिंह, और एक आपका है वह है शिवाजी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा और इसका धम्म नीति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, धम्म नीति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये आपका अशोक ही थे जिन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपका शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है। क्या फर्स्ट ऑप्शन है कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त, है ना। तो यहाँ क्या बोला कि शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह आपका शक विजेता के नाम से, उसे हम लोग किसे जानते हैं, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित करने के बाद, है ना, शकों को हराने के बाद जो है इन्होंने जो है वह और क्या चीज है, तो ध्यान रखेंगे चांदी का सिक्का। इन्होंने शकों को हराने के बाद ही जो है इसने चांदी का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, तो चांदी का सिक्का चलाया था। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसके कारण चंद्रगुप्त को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्होंने शक आपका अगर बोलेंगे तो अंतिम शक शासक था। किसे हराया था, ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति, अंतिम शक शासक, है ना, अंतिम शक शासक का नाम बताएं आप। कौन सा शासक अंतिम शक शासक था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, तो अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह, है ना, आपका रुद्र सिंह। आप बताइए, रुद्र सिंह आपका यहाँ तृतीय था। कौन था, रुद्र सिंह आपका तृतीय था, जिसे आपका ये जो है वह हराया था, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो रुद्र सिंह तृतीय भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसी को हराया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री, कहाँ की बात कर रहा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। यानी फाहियान ने किसके समय भारत की यात्रा की। क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, रामगुप्त है, या आपका श्रीगुप्त है। चलिए जल्द इसे कमेंट करके आप आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। आपका चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी।
क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये हमेशा चंद्रगुप्त द्वितीय किसके समय में फयान आया था? अगर हम आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से कब था, तो ये आपका दोस्तों 375 से लेकर के 415 के बीच में था। कब से? 375 से लेकर के 415 की कार्यकाल किसका था? तो बोलेंगे नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। अगर हम आपसे पूछे कि फहियान जब आया था भारत में, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका 399 से लेकर के 414 तक था दोस्तों। किसका? तो फहियान का। तो ध्यान रखेंगे, कार्यकाल को भी आप याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का हो गया 375 से 415, और ये आपका फहियान का 399 से 414 हो गया। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन जनरली आता है और यहाँ पे दोस्तों वह आ जाता है हवेनसांग, है ना, हवेनसांग। तो हवेनसांग किसके समय में आया था? तो हवेनसांग जो है वह आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। ये याद रखना आसान है क्योंकि ह से हर्षवर्धन, ह से हवेनसांग, ये पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये फहियान के बारे में आप याद रखेंगे कि ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद, ये यहाँ पे नहीं होगा, कहता है मोहम्मद, है ना, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण जो है वह कब किया गया था? तो आपने दोस्तों ये किस चैप्टर से है? तो ये अरबों का सिंध आक्रमण आपने पढ़ा होगा, अरबों का सिंध आक्रमण, है ना, इसी से ये आपका क्वेश्चन है, अरबों का सिंध आक्रमण। क्वेश्चन है कि आपका मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? क्या वो 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या 719 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका 712 ईस्वी होगा। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिख करके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की अति संभावना है ना। ध्यान रखेंगे क्योंकि इस चैप्टर से और बहुत डेप्थ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे आसान भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वही प्रश्नों को लेकर आया जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए, तो ये 712 ईस्वी हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वह आपका 712 में ही आक्रमण किया गया था। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि बताएं कि अरबों का जो सिंध आक्रमण था, सिंध विजय, तो बताइए अरबों का सिंध विजय, यहाँ हम विजय लिख देते हैं, अरबों के सिंध विजय के बारे में जो जानकारी है वह किस पुस्तक से मिलती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों वह है आपका चचनामा। क्या है? तो वह आपका चचनामा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अरबों का सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो उस पुस्तक का नाम आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा चचनामा। चलिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? क्या वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था? क्या वो महमूद गजनवी था? क्या मोहम्मद बिन कासिम था? कि आपका मोहम्मद गौरी था? है ना। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये भी आपका अरबों का सिंध विजय से ही है दोस्तों। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है, तो ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बोलेगा तो वह कौन था? जो अभी इससे पहले आप पढ़े वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ही था जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। और आप देखिए ये यहाँ आपको, आप इसके बाद ये गजनवी और गौरी तो बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक तो ध्यान रखेंगे, ये तो और बाद, है ना। चलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अब्दुल रजाक, है ना, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, है ना, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। सबसे पहले आप ये बताएं दोस्तों कि ये जो अब्दुल रजाक के बारे में जो बात किया जा रहा है वह आपका किस वंश का शासक है? आप कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहता है क्या अब्दुल रजाक विजयनगर जब आया था उस समय क्या देवराय प्रथम का राजकाल था कि देवराय द्वितीय का राजकाल था या कृष्ण देवराय का राजकाल था या वीर विजय के राजकाल में आया था?
किसके बारे में बोला? तो अब्दुल रजाक के बारे में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने। और वह आपका 4 वंश कौन कौन थे? तो आपको पता होगा कि वह 4 वंश, एक तो आपका जो था वह आपका संगम वंश था। कौन सा था? तो एक जो था दोस्तों वह आपका संगम वंश था। एक जो वंश था वो आपका सालू वंश था। एक जो आपका था वह आपका तुलु वंश था। और एक जो था वह आपका अरविडु वंश था, है ना, अरविडु वंश था। ये आपका विजयनगर साम्राज्य में इन 4 वंशों ने शासन किया था। तो आप बताएं कि अब्दुल रजाक जो था वह आपका इन चारों में से किस वंश का शासक था? तो बोलेंगे अब्दुल रजाक जो वहाँ पे लिखा है वह आपका अब्दुल रजाक जो है वह किस वंश का? अब्दुल रजाक ये किस वंश का था? तो ये था जो दोस्तों वह आपका संगम वंश का शासक था। किस वंश का था? संगम वंश का शासक था। अब बोला नहीं किसके समय में आया था? तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका जो आया था वह आपका किसके समय में? तो ये आपका देवराय द्वितीय के समय में आया था। और देवराय द्वितीय जब आया था, ये आपका देवराय द्वितीय के समय में जब अब्दुल रजाक आया था उस समय किस वंश था? तो उस समय आपका जो था वह संगम वंश था। ये ध्यान रखेंगे। अब आज करना भी आसान है दोस्तों, 1 और 2 में आपका कंफ्यूजन होता है। तो देखिए जब अब्दुल रजाक लिखते हैं तो यहाँ ज आपका 2 बार आया है, ज आपका 2 बार आया है, इसलिए एकदम ध्यान रखेंगे कि अब्दुल रजाक जो है वह आपका देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। इतना जरूर आप याद रखेंगे। और ये भी याद रख सकते हैं कि विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। कौन कौन? संगम, सालू, तुलु और अरविडु वंश, है ना। इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निकोलो कॉन्टी या निकोलो डी कॉन्टी, है ना, निकोलो कॉन्टी या निकोलो डी कॉन्टी कौन था, है ना, कौन था? क्या एक यह प्रसिद्ध चित्रकार था? क्या इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? कि क्या ये एक पुर्तगाली यात्री था कि ये एक ईरानी यात्री था? इसका आंसर आप बताएं सही क्या होगा, है ना। क्या निकोलो डी कॉन्टी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, निकोलो डी कॉन्टी कहाँ का था? तो ये जो था वह इटली का एक यात्री था, है ना। कहाँ का यात्री था ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। निकोलो डी कॉन्टी जो है वह आपका जो है वह इटली का यात्री था। और क्या किया था? जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब बात आता है कि अगर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी तो किसके समय में की थी? तो संगम वंश का जो था वह आपका देवराय प्रथम, है ना, देवराय प्रथम के समय में। अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक आया था और देवराय प्रथम के समय में ही वो आपका कौन आया था? तो ये आपका निकोलो डी कॉन्टी, है ना, निकोलो डी कॉन्टी आया था, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। और निकोलो डी कॉन्टी कहाँ का यात्री था? तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका इटली का यात्री था, इटली का यात्री था। इतना बात तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1565 में, कब की बात है? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में क्या वो पानीपत का प्रथम युद्ध था? क्या वो खानवा का युद्ध था? पानीपत का दूसरा युद्ध था? यह आपका तालिकोटा का युद्ध था, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका 1565 में जो युद्ध हुआ था वह आपका कौन सा युद्ध था? वह आपका तालिकोटा का युद्ध था, जिन्हें हम लोग राक्षस तांगड़ी के भी नाम से जानते हैं, है ना। राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये भी आता है दोस्तों, चाहे राक्षस तांगड़ी युद्ध बोले चाहे तालिकोटा का युद्ध बोले, दोनों आंसर 1565 में होगा। अब बात आता है कि तालिकोटा का युद्ध 1565 में तो हुआ था, ठीक है, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? तो अगर यहाँ पर तालिकोटा का युद्ध के बारे में बोलेंगे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे उस समय जो आपका विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था, है ना, विजयनगर साम्राज्य का जो था, है ना, विजयनगर साम्राज्य का जो था
वह शासक कौन था? का शासक का नाम था, वो शासक का नाम था सदाशिव। कौन था? सदाशिव था। ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सदाशिव। तो ध्यान रखेंगे, एक साइड तो आपका विजयनगर साम्राज्य का शासक था सदाशिव, और अगर इधर बात करेंगे तो इधर तो जो है दोस्तों आपने सुना होगा वह आपका गोलकुंडा था, गोलकुंडा है ना, बीजापुर है ना, बीजापुर, आपका अहमदनगर है ना, अहमदनगर है ना, बीदर, ये आपका 4 राज्य इधर थे। तो ये जरूर याद रखेंगे कौन कौन। एक यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या बरार शामिल था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका बरार शामिल नहीं था, है ना। तो अगर यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो बोले ने 1565 में हुआ था। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो वो आपका सदाशिव था। और इसके विरुद्ध में 4 राज्य कौन थे? तो एक आपका था गोलकुंडा, विजयपुर, अहमदनगर और आपका बीदर था। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक आपका बरार नहीं था, इसलिए हमेशा पूछा जाता है बरार के बारे में, है ना। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वह तालीकोटा युद्ध के समय में शामिल नहीं था। तो ध्यान देंगे, आंसर जनरली आपका ऑप्शन में बरार मिलेगा दोस्तों, इसलिए बरार आपका सही आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति, है ना, ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? क्या वो आपका अकबर था, शाहजहां था, है ना, या बाबर था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी VVI कई बार एग्जाम में पूछा है कि ऑटोमन युद्ध पद्धति को किसने जो है अपनाया था? जिसका जो सही आंसर होगा वह आपका बाबर था। क्योंकि बाबर ने जो है वह पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना, ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि आखिर कब अपनाया था, किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने वह ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। और यहीं पर एक आप सुने होंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा, है ना, तुगलमा युद्ध पद्धति को भी अपनाया था। तो अब तुगलमा युद्ध पद्धति आपको पता होगा, तुगलमा युद्ध पद्धति, ऑटोमन युद्ध पद्धति को बाबर ने किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। ध्यान रखेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि नहीं पानीपत का जो है वह प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1526 तो आप सभी को याद है, लेकिन अगर डेट की बात किया जाए तो ये आपका 21 अप्रैल हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे किसके किसके बीच हुआ था, तो वह आप कहेंगे ने बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर प्लस इब्राहिम, है ना, बाबर प्लस, है ना, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये भी आप जरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत, है ना, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? अब ध्यान रखेंगे, बाबर का जो है, बाबर के द्वारा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके कहता है कि जीत का मुख्य कारण क्या था? क्या उसकी घुड़सवार सेना थी? क्या उसकी सैन्य कुशलता थी? क्या तुलगमा प्रथा था? कि आपका अफगानों की आपसी फूट थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाबर का जो है वह प्रथम विश्व युद्ध का जो विजय का कारण था उसमें प्रमुख कारणों में से, कारण तो कई कारण थे लेकिन प्रमुख कारणों में से उसकी एक कारण था वह उसकी सैन्य कुशलता थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन के हिसाब से वह आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला, है ना, हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि ली, है ना, सुल्तान की? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहता निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि ली? क्या वो बहलोल लोदी, क्या वो सिकंदर लोदी, या शेरशाह सूरी, या इस्लाम शाह सूरी?
क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, क्योंकि हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी और बाद में फिर सुल्तान की उपाधि धारण इसने किया था। तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि शेरशाह सूरी द्वारा, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, यानी शेरशाह के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे? क्या शेरशाह के द्वारा राजस्व सुधार किया गया था, प्रशासनिक सुधार किया गया था, सैनिक सुधार किया गया था, करेंसी यानी मुद्रा प्रणाली में सुधार की गई थी? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का, है ना, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी क्षेत्रों में शेरशाह ने सुधार किया था, चाहे वो राजस्व, प्रशासन, सैनिक या मुद्रा में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है कि फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? ये जो इबादत खाना, अगर इबादत खाना जो है वह इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो किसने किया था, तो आप बोलेंगे नहीं अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। और ये कब किया था? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अब ध्यान दें दोस्तों, वो आखिर था क्या? तो क्या वो राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद था? क्या वो अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था? कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था? यही तो था दोस्तों, है ना, यही था इबादत खाना, कि वह भवन जिसमें, है ना, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करता था? तो वह चर्चा करता था। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी एग्जाम में अबर पूछा गया था, है ना। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा जो है वह प्रतिपादित किया गया? तो आपको पता है कि सुलह ए कुल का जो सिद्धांत है वह किसका है? तो वह आपका अकबर का है। किसका है? अकबर का है। और अकबर के बारे में आपने दीन ए इलाही के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सुलह ए कुल है, इसलिए यहाँ पे चाहे दीन ए इलाही बोले या सुलह ए कुल सिद्धांत बोले, वह आपका आंसर अकबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार, कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, है ना, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, है ना। यदि दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि जो है देखिए जितने लोग आपका, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, अगर देखता ज़्यादा व्यू आता है तो एनर्जी मिलता है ना। देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखते हैं तब लगता है कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका जो है वह परिणाम जो है अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जो भी आपके पास ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जो भी इस ग्रुप पर आप जुड़े हैं, सो इस वीडियो को जैसे मैं अपलोड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि मैं और सेशन आप सबों के लिए लेकर के आ सकूं, है ना। चलिए, और कमेंट करके भी आप जरूर बताएंगे कि आपको आज का सेशन जो है वह आपको कैसा लगा, है ना। क्योंकि देखिए जो भी आप कमेंट करेंगे उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं दोस्तों ध्यान, और वहीं से हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है, इसलिए ध्यान देंगे, ये काम जरूर करेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? कितना बार? तो 2 बार। क्या वो आपका अकबर था मुगल शासक, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक करने वाला जो शासक था वह कौन था? तो वह आपका औरंगजेब था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1658 में ये आपका दिल्ली में पहला राज्याभिषेक हुआ था, है ना। कब? तो दिल्ली में आपका प्रथम राज्याभिषेक किसका हुआ था। लेकिन अगर दूसरे की भी बात करेंगे तो ईयर तो यही है
सिर्फ आपका जो है वह मंथ अलग है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये भी जो दूसरी बार भी जो राज्याभिषेक है यह आपका दिल्ली में ही इसका हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वह मंथ चेंज है दोस्तों, लेकिन ईयर दोनों आपका जो है वह 1658 ही मिलता है। और दोनों कहाँ हुआ था, तो इसका दिल्ली में ही हुआ था। किसका, औरंगजेब का। तो 2 बार राज्याभिषेक करने वाला मुगल बादशाह आपका औरंगजेब था। फिर कहता है कि धर्मत का युद्ध, है ना, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था, है ना, कौन सा युद्ध, तो धर्मत का युद्ध। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका औरंगजेब में 2 युद्ध जरूर आप देखेंगे। एक आपका औरंगजेब में जो था, एक जो युद्ध था वह आपका धर्मत का युद्ध था, है ना, धर्मत का युद्ध एक। और सेकेंड जो था वह आपका सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा, तो ये आपका सामूगढ़ का युद्ध था। इन दोनों युद्ध किसके द्वारा किया गया था, तो वह आपका औरंगजेब के द्वारा किया गया था। अब देखिए पूछा है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया, क्या वो मोहम्मद गौरी और जयचंद ना, बाबर अफगान ना, ये होगा औरंगजेब तथा दारा सिको। एकदम याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगजेब और दारा सिको के बीच ही जो है वह आपका धर्मत का युद्ध हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो ध्यान रखेंगे, तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, क्या वो रुपया कहलाता था, नहीं, रुपया तो दोस्तों ये आपका चांदी का सिक्का था। रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था। और ये दाम जो है यही तो आपका तांबा का था, है ना, तांबा का यही तो था दोस्तों। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दाम हो जाएगा। याद रखेंगे, दाम जो था तांबा का था, रुपया जो था वह चांदी का था। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख, है ना, क्या शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक सिक्का का नाम था शाहरुख जो चांदी का था। यह सिक्का किसने चलाया, क्या वो अकबर, बाबर या हुमायूं कि शाहजहां। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर आपका बाबर है। कौन है, तो बाबर ने ही शाहरुख नामक सिक्का चांदी का चलाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी का, है ना, शिवाजी सिलेबस में आपका पढ़ना है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, है ना। ध्यान देंगे दोस्तों, किसका राज्याभिषेक की बात कर रहा है, तो आपका शिवाजी के राज्याभिषेक की बात कर रहा है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह आपका 1674 में वह आपका रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो डेट भी ध्यान रखेंगे और कहाँ हुआ था वो भी ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान, है ना, अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि अगर आपका अष्टप्रधान के बारे में बात किया जाए तो अष्टप्रधान किस, ये भी पूछता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो ये तो आपका शिवाजी से संबंधित है। लेकिन यही अगर आपसे बोले कि नहीं अष्ट दिग्गज किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर अष्ट दिग्गज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण देवराय के से संबंधित है। कृष्ण देवराय ये 8 तेलुगु कवि जो थे, है ना, कृष्ण देवराय के समय में जो 8 तेलुगु कवि, है ना, 8, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन कवि, कितने कवि, तो एक तो 8 रखेंगे और ये जो थे वो तेलुगु कवि थे। तो ध्यान रखेंगे 8 तेलुगु कवि का जो समूह था उसी को कृष्ण देवराय के समय में अष्ट दिग्गज कहा गया था। और अष्ट प्रधान जो थे वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 8 तेलुगु कवि का समूह था। और यहाँ तो जान रहे अष्ट प्रधान में यहाँ पर क्या है कि 8 अलग अलग विभाग है और उसके जो प्रमुख है वो सारा 8 का अलग अलग है और उन 8 को यहाँ पर
पर शिवाजी के समय में ये 8 विभाग जो अलग अलग विभागों के जो हैं वह सारा विभाग अलग अलग किसी न किसी विभाग जो है, जैसे मान लिया जाए अगर बोला जाए कि जो भी 8 विभाग हैं उसके सब 8 मंत्री लोग हैं। आप जैसे कोई वित्त मंत्री है ना, कोई आपका जो है विदेश मंत्री है, इस तरीके से मिलेगा आपको। तो बस यहाँ जरूर ध्यान रखेंगे कि अष्टप्रधान जो है वह आपका शिवाजी से संबंधित है, और अगर अष्टदिग्गज है तो वह कृष्णदेव राय के संबंधित है। अब जानना है यहाँ अष्टप्रधान 8 के बारे में आपको पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान में आखिर वो 8 कौन कौन विभाग था और उसके प्रमुख कौन कौन है ना, ये जरा ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। क्या यहाँ पे मजूमदार थे शिवाजी के अष्टप्रधान में? तो बोलेंगे हाँ मजूमदार तो थे। क्या दबीर थे? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका जो है मजूमदार बोलिए, चाहे एक आपको अमात्य मिलेगा यहाँ पे है ना, मजूमदार या अमात्य जो आपका वित्त मंत्री था है ना, कौन था? वित्त मंत्री था। और दबीर या यहाँ पर आप पढ़ेंगे ये सुमंत के बारे में आप पढ़ेंगे जो आपका विदेश मंत्री था। कौन मंत्री था? विदेश मंत्री। ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुमंत जो या दबीर कौन मंत्री? तो ये आपका विदेश मंत्री है ना। फिर क्या आता है कि क्या वाक्यानवीस भी अष्टप्रधान में था? तो बिल्कुल था। सचिव था? बिल्कुल था। तो बोला कौन अधिकारी? सब हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 है ना, सभी लोग थे अष्टप्रधान में। तो देखिए अष्टप्रधान में आपका 4 तो यही हो गया, अन्य 4 और है आपके, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई थी, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली है ना? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह था और जिसकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका 1707 में हुई थी। तो आखिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाला? क्या बहादुर शाह प्रथम ने, कि जहांदर शाह ने, कि मोहम्मद शाह ने, कि अकबर द्वितीय ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका कौन था? तो वो आपका बहादुर शाह प्रथम था। चूंकि आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका बहादुर शाह प्रथम का नाम आएगा, और ये बहादुर शाह प्रथम ने ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी, जिनका उपनाम आप अपने पढ़ा होगा मुअज्जम के नाम से दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे मुअज्जम के नाम से कौन किनका उपनाम था? तो वह बहादुर शाह प्रथम कथी था, जिन्हें मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। और जहांदर शाह को आपने जान रहे होंगे कि लंपट मूर्ख है ना, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह आपका जहांदर शाह को जहांदर शाह जाना जाता है। तो 2 कम से कम याद रखिए कि लंपट मूर्ख जहांदर शाह, मुअज्जम आपका बहादुर शाह प्रथम, दोनों VVI है दोस्तों है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने, किंग मेकर है ना, किंग मेकर राजा बनाने वाले थे? क्या वो हुसैन अली और वो आपका अब्दुल्ला थे, नासिर खान और जकारिया खान थे, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन थे, कि मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी है ना? तो ध्यान रखेंगे यहाँ थोड़ा कभी कभी आपको हुसैन अली और अब्दुल्ला और शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह आपका ये है, क्योंकि हुसैन अली और अब्दुल्ला को ही किंग मेकर के नाम से जानते हैं, राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं है ना। तो ध्यान रखेंगे हुसैन अली और अब्दुल्ला। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि कॉलम 1 कॉलम 2 को, यानी 2 कॉलम दिए हुए हैं, को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। कभी भी एग्जाम में जब आप रहेंगे बनाते वक्त जरूर ध्यान देंगे दोस्तों कि क्या बोला गया है, सही या गलत, सत्य या असत्य है ना, ये जरूर ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉलम 1 में, यहाँ पे एक कॉलम में आपका शासक का नाम है और सेकंड कॉलम में आपका अभिलेख का नाम है। क्या है? अभिलेख का नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं।
आप बताइए रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख से संबंधित है। तभी हम लोग इससे पहले शुरुआत में पढ़े थे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, क्या पढ़े थे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इस किस अभिलेख, तो ये है दोस्तों आपका येहोल अभिलेख। और अस्कंद गुप्त जो है वह आपका यही है आपका भित्री अभिलेख। और विजय सेन जो है वह आपका हो जाएगा वह देवपाड़ा अभिलेख। एकदम VVI है दोस्तों, आप जरूर याद रखेंगे, है ना, क्योंकि स्रोत में ये सारा आ जाएगा आपका, इसलिए याद करना जरूरी है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का येहोल अभिलेख, अस्कंद गुप्त का भित्री अभिलेख और विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का हमने 2 किया, फिर सेकेंड का हमने जो है 4 किया, थर्ड का हमने 3 ही किया और 4 का हमने 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। चलिए कहता है क्या मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जान रहे दोस्तों ये जो 4 नाम आप देख रहे हैं ये चारों VVI है, एक करके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं चारों को एक साइड सत्य असत्य में इसलिए डाल दिया क्योंकि एक ही प्रश्न से आपको 4 प्रश्न सीखने को मिले, है ना। चलिए मेगास्थनीज किसके समय में आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये तो बिल्कुल सही है। क्या डायमेकस जो है वह आपका बिंदुसार के दरबार में आया था, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन कई जगह आप पढ़ेंगे तो डायमेकस का नाम जो है वह आपका अशोक का भी दिखाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों कार्यकाल में कुछ वहां पे आ जाता है जिसके कारण अशोक भी कहीं, लेकिन ऑप्शन जब बिंदुसार ना रहे तभी अशोक डायमेकस में होगा, अन्यथा डायमेकस में अगर बिंदुसार और अशोक दोनों ऑप्शन रहे तो बिंदुसार ही होगा, है ना। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर कहता है क्या डायनोसियस जो है वह अशोक के दरबार में आया था, बिल्कुल डायमेकस बिंदुसार और डायनोसियस आपका अशोक के समय में, लेकिन ये डायमेकस जो है जब बिंदुसार के समय में आया था तो इसके समय तक वहां पे कुछ दिन रहा, इसके कारण वो भी कार्यकाल को देखते हुए कभी कभी ऑप्शन में अशोक भी दे देता है। लेकिन क्लियर रखेंगे अगर आपका डायमेकस किसके समय में आया ये पूछा जाए और अगर बिंदुसार ना रहे तब तो आंसर अशोक टिक कर सकते हैं, और अगर दोनों ऑप्शन है तो बिल्कुल डायमेकस को आप बिंदुसार ही टिक करेंगे। हाँ डायनोसियस रहे तो 100% आपका अशोक ही सही होगा। उसके बाद कहता है कि क्या फाहियान जो है, क्या ये फाहियान हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जी नहीं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि फाहियान तो मेरा जो है वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ये जो आपका ये 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच में था, वो आपका फाहियान था। लेकिन जब हर्षवर्धन के बारे में आप पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन दोस्तों आपका 606 से लेकर के आपका 647 का कार्यकाल था, है ना। और कहाँ ये 399, तो ध्यान रखेंगे तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था दोस्तों। ये भी VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ह्वेनसांग के समय, हर्षवर्धन के समय में अगर यहाँ ह्वेनसांग होता तो सब सही हो जाता, लेकिन यहाँ फाहियान दे दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है कि एशिया माइनर में, है ना, बोगाज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400, है ना, का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें कौन से वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों अलग से आपको वैदिक नहीं पढ़ना है, लेकिन जब प्राचीन भारतीय इतिहास का जब आप स्रोत को पढ़ेंगे तो स्रोत में आपका सब आ जाएगा, क्योंकि स्रोत में सारा आपका हिस्ट्री, आपका ये हड़प्पा भी, वैदिक भी, सारा आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, है ना। इसलिए वैदिक से भी जो स्रोत है वो पूछ सकता है। क्या बोला, एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें कौन से वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं।
क्या वो आपका मित्र है, वरुण है, इंद्र और नासत्य है? आपका मित्र अग्नि, इंद्र और नासत्य है? कि विष्णु, अग्नि, इंद्र और वरुण है? कि आपका सोम, उषा, पुषण और नासत्य है? तो आप बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका 4 देवताओं का नाम एकदम आप याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। तो कौन कौन है? तो इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। यही 4 देवताओं का जो उल्लेख है वह बोगाज कोई अभिलेख में जो 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था वहाँ पर इसका वर्णन है ना। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है, पूरा लेखा शास्त्र कहलाता है, पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है, या इसमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिक्के का अध्ययन है ना, मुद्रा, यहाँ से तो पकड़ा जा रहा है कि सिक्के का अध्ययन जो है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। लेकिन जनरली कभी कभी ये भी पूछा है, लेकिन जनरली ये नाम मिलेगा है ना, न्यूमिस्मैटिक्स, है ना। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। तो ये भी आप नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है और हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सर्वप्रथम है ना, चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलता है? आप बोलेंगे ये आखिर 4 आश्रम कौन कौन है? तो आप पढ़े होंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम पढ़े है ना। तो ये आपका जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर आप क्या क्या है? तो आपका जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका कौन हो जाएगा? ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। एक होगा आपका गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम, ध्यान रखेंगे ये गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। फिर आपका जो होगा वह आपका कौन सा होगा? तो एक आपका होगा वानप्रस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम, और एक जो होगा वह आपका संन्यास है ना। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 4 आश्रम के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, यहाँ पे हो जाएगा है ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी। इन चारों के बारे में, इन चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? किस उपनिषद में मिलती हैं? क्या वो आपका जवालो उपनिषद है कि छांदोग्य उपनिषद है? यहाँ पे बिंदु होगा छांदोग्य उपनिषद, या मुंडको उपनिषद है, या कठो उपनिषद है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर चारों आश्रमों की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी सही आंसर आपका ए है। आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वह समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मैंने ये 30 क्वेश्चन लिया है, आप देख रहेंगे हिस्ट्री का जो पार्ट 1 सिलेबस है उन पार्ट 1 से सभी टॉपिक से मैंने लिया है, और आप देखेंगे हर टॉपिक से प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा? अगर यदि अच्छा लगा है सेशन तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी वीडियो देखते हैं सभी को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरीके का जो है वह सेशन आप लोगों के बीच में लेकर के आए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तब तक के लिए आप सबों को इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।